हेलो दोस्तों, बीएफए मॉड्यूल सी यूनिट 20 ट्रेजरी प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग आज पढ़ेंगे। ऐसा तो स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉरवर्ड है, फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, जिसके बारे में डिटेल्स में फिर बाद के चैप्टर में से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्वैप्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि स्वैप्स जो होता है ये एक प्रकार का ट्रेजरी प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वैप्स से रिलेटेड क्या चीज़ नॉट करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि स्वैप जो है कॉम्बिनेशन है स्पॉट का और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस का। क्या होता है देखेंगे इसको। एंड नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस। स्पॉट एंड फॉरवर्ड होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। बाइंग यूएसडी विथ रुपी, यूएस डॉलर परचेस कर रहे रुपी के साथ इन ए स्पॉट मार्केट and selling the same amount of USD in the forward market and vice versa constitute US INR swap। ये सही ऑप्शन है। इसको जानेंगे कैसे सही है। साइमल्टेनियस परचेस और सेल ऑफ करेंसी, मैंने एक बार परचेस करें फिर सेल कर दें ऑन टू फॉरवर्ड डेट्स, फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड इज कॉल्ड स्वैप, ये भी सही होता है। और करेंसी स्वैप इज यूज टू कन्वर्ट कैश प्रोडक्ट कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी विद और विदाउट इन्वॉल्विंग एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ फंड, ये भी सही होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो एक तो गलत है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है कि ओनली 1 and 3 आर रॉन्ग, ओनली 1 इज रॉन्ग, तो ये भी नहीं होगा। ओनली 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो 1 ही रॉन्ग है, तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो जो आया द वर्ड स्पॉट एंड फॉरवर्ड, तो ऐसा तो मॉडल ए में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब करेंसी एक्सचेंज रेट का न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो। ठीक है, कि कैश टर्म स्पॉट मार्केट स्पॉट फॉरवर्ड, ये जो मार्केट का सेटलमेंट होता है कि ऑर्डर डेट मान लेते हैं टुडे है, कैश एंड टॉड माने टुडे, तो सेटलमेंट भी आज ही हो जाएगा। ओके, टुमारो माने आज सेटलमेंट हुआ तो टुमारो। ओके, स्पॉट माने आज ऑर्डर किया, परचेज ऑर्डर किया, तो सेटलमेंट कब होगा? T+2 डेज, मैंने टू बिजनेस डेज लगेगा। इसको बोलते हैं T=0, आज का डेट है। फॉरवर्ड में क्या होता है कि आज किया, ओके आज किया तो T+3 से ज़्यादा में सेटलमेंट होगा, या तो T+3 या एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि आज जो है वो 1 तारीख है, मान लेते हैं कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2026 है, तो ये सेटलमेंट जो होगा ऑर्डर डेट 1 जनवरी, तो ये ऑर्डर डेट आज ही का होगा, आज ही का डेट में सेटल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 तारीख को सेटलमेंट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो वर्किंग डे होना चाहिए, और ये हो जाएगा 3 तारीख को सेटलमेंट हो जाएगा। बस खाली देखना है कि वर्किंग डे होना चाहिए, वर्किंग डे नहीं होगा तो नेक्स्ट वर्किंग डे जो आएगा, और ये 4 तारीख है उसके बाद का। ठीक है, तो ऐसा सेटलमेंट होता है। तो कैश, टुमारो, टॉम, स्पॉट, फॉरवर्ड, जनरली जो भी रेट कोट होता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है स्पॉट रेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसमें 3 चीज़ है कि फॉरवर्ड, ओके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस एंड स्वैप्स होता है, जो कि आज थोड़ा सा हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करके जाने उसके बारे में। ये तीनों जो है और भी चीज़, ये भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ना है, अलग से चैप्टर है डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। ओके, ट्रेजरी में ही अलग से चैप्टर है डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह भी है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक्स बता देते हैं हम लोग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो कि जैसे कि हम लोग बताएं कि स्पॉट मार्केट जनरली होता है, चूँकि हम लोग फॉरेक्स से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, इसमें स्टॉक्स से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है।
फॉरेक्स का ही डील हो रहा है, ओके, स्टॉक्स का डील नहीं, फॉरेक्स का डील पर जो बायर होता है उसको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा, इसलिए वो खरीदना चाहता है। जो सेलर होता है उसको लगता है प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए वो बेचना चाहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुलिश और इसको बोलते हैं बियरिश। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये इट इज़ अ काइंड ऑफ बेटिंग, मैंने आप बेट लगा रहे हो, तो नेगेटिव सेंस में नहीं, मतलब अलग अलग है, प्रॉफिट बनाने के लिए, हेजिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए भी बैंक्स ये सब प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। ठीक है, तो बायर को लग रहा है बुलिश, उसको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर को लग रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, इसलिए ये बेचना चाहता है। आज मान लेते हैं कि 1 तारीख है 2026, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, फ्यूचर डेट में होगा, क्या होगा, सेटलमेंट। मान लेते हैं वो फ्यूचर डेट 31 है, रेट, ये रेट मान लेते हैं 85 रुपीज़ है यूएसडी का रेट। ओके, 85.05, इस डेट को ये रेट चल रहा है 85/85.05। ठीक है, अगर ये रेट समझ में नहीं आता तो मैं बता देता हूँ अलग से। ठीक है, ये बैंक का बिड रेट होता है और ये आस्क रेट होता है। बैंक इतना आपसे परचेस करेगा, अब बैंक से आप परचेस करने जाओगे, बैंक आपको जब सेल करेगा तो इस रेट में सेल करेगा, बिड रेट, आस्क रेट बोलते हैं उसको। ये एक तरीका ये रेट था, स्पॉट रेट ये रेट था। अब आज एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर डेट कि भाई हम इस डेट को ये परचेस करेंगे, बायर परचेस करेगा, बोल रहा यूएसडी हम परचेस करेंगे। ठीक है, और ये बोल रहा सेलर ठीक है हम बेच देंगे उस दिन को, इसको लग रहा प्राइस ऊपर जाएगा, इसको लग रहा प्राइस नीचे जाएगा। मान लेते हैं मैच्योरिटी डेट पे ये रेट हो गया, सपोज। ठीक है, ये डेट को ये चल रहा था तो इसको प्रॉफिट हो गया, जो बायर है उसको प्रॉफिट हो गया, है कि बायर को लगा प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर गया, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन प्राइस इतना चल रहा था। अब फ्यूचर डेट जो सेटलमेंट डेट था, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ कि आज एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम 31 तारीख को परचेस करेंगे, तो उस दिन रेट इतना चल रहा था, प्रॉफिट हो गया और इसको लॉस हो गया, इसको लग रहा था नीचे जाएगा, नीचे नहीं आकर ऊपर जाके चला गया। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स में और पढ़ना है, यहाँ तो जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया। ठीक है, तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है। ठीक है, जो सेल और परचेस का कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और परचेस ट्रांजैक्शन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो टुडे हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सेटलमेंट कब होगा, फ्यूचर डेट में। ओके, मान लेते हैं टुडे 1 तारीख है और ये मान लेते हैं 31 को सेटलमेंट होने का बात चल रहा है, तो फ्यूचर डेट में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेटलमेंट होगा, मतलब आज ही ये डिसाइड कर लिया जा रहा है कि हम इस रेट पे बाई करेंगे या सेलर बोल रहा है इस रेट पे हम सेल करेंगे। ओके, अब ये एक प्रॉब्लम है और वो क्या है मैं बता रहा हूँ। ट्रेजरी जो होता है, बैंक का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है, उसके पास सरप्लस फंड है। ठीक है, सरप्लस फॉरेक्स फंड है। अब उसको प्रॉफिट आइडल पड़ा हुआ है तो उसको उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए वो उसको इन्वेस्ट करता है अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, इसमें वन ऑफ देम है कि वो उसको इंटर बैंक लोन्स में पैसा को लगाता है, पैसा को डिप्लॉय करता है जिससे कि कुछ इंटरेस्ट कमा सके। ओके, तो वही एक सिचुएशन है कि ग्लोबल होराइजन बैंक है। ओके, इसका ट्रेजरी के पास एक्यूमुलेट है फॉरेक्स एक्सचेंज, बहुत सारा फॉरेक्स फंड है, अलग अलग सोर्सेस से आया है, जो एक्सपोर्ट किया उसका फंड है, या तो नॉस्ट्रो अकाउंट में कुछ फंड है, तो इस टाइप का अलग अलग फंड है। ई एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट, नहीं उसके पास सरप्लस फंड है कहने का मतलब है, तो वो फंड को इंटर बैंक मार्केट में लोन देना चाहता है, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि टिपिकली लॉक्ड इन फॉर ए मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स। इंटर बैंक लोन्स 3 ईयर्स के लिए नहीं होता है। ओके, मैक्सिमम होता है 1 ईयर के लिए। ओके, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड बोल रहा है नॉर्मली नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर विथ मोस्ट प्लेसमेंट्स बीइंग इन ओवरनाइट डिपॉजिट्स, ये सही है। यही होता है कि मोस्टली इसको मैक्सिमम 1 ईयर के लिए या ओवरनाइट्स के लिए इन्वेस्ट होता है।
इंटरबैंक लोन्स में। तो सरप्लस फॉरेक्स को क्या करता है, इंटरबैंक लोन्स के लिए उसको लेंड कर दिया जाता है। बस ये ऑप्शन बोल रहा है स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू 14 डेज नोटिस मनी प्लेसमेंट, ये नहीं होता है, 14 डेज नहीं होता है। और दे मस्ट बी परपेचुअल लॉन्स टू ग्लोबल, परपेचुअल नहीं होता है, केवल शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, नॉट एक्साइडिंग 1 ईयर तक। तो ये है, अगर ट्रेजरी सरप्लस फॉरेक्स को इंटरबैंक लोन्स में लगाना चाहता है तो उसके लिए ये वाला करेक्ट ऑप्शन है कि नॉर्मली नॉट एक्साइडिंग 1 ईयर विद मोस्ट प्लेसमेंट्स बीइंग ओवर डिपॉजिट। ये जो पैसा लगाता है ट्रेजरी सरप्लस में, जो पैसा लगाता है, तो पहला ऑप्शन है वही कि इंटरबैंक में, इंटरबैंक लोन्स के लिए। दूसरा ऑप्शन है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरा क्या है, नॉस्ट्रो अकाउंट का फंड को इन्वेस्ट करता है। नॉस्ट्रो अकाउंट में सिर्फ फैसिलिटी यूज करता है। ओके, तो ये हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, इंटरबैंक लोन्स। अब बाकी जो दो है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट को और गहराई समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, ये वही है, एक बैंक है जिसका नाम है जेनिथ बैंक, उसके पास भी एक्यूमुलेटेड सरप्लस यूएसडी, सरप्लस फॉरेक्स है, वही है। और उसी पर ये क्वेश्चन है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड प्रूडेंशियल पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टिंग फॉरेक्स एक्सचेंज सरप्लस ओवरसीज, व्हाट इज द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग पूछ रहा है, रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनीज इशूइंग दीज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब क्या करता है कि सरप्लस फॉरेक्स फंड है ट्रेजरी के पास, किसी इस बैंक के ट्रेजरी के पास सरप्लस फॉरेक्स फंड है। ओके, इस बैंक के ट्रेजरी के पास सरप्लस फॉरेक्स है। अब उसका ट्रेजरी ओवरसीज कंपनी के, ठीक है, हाई क्वालिटी कॉमर्शियल पेपर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेगा। तो उसी से रिलेटेड है कि उस कंपनी का जो ग्रेड रेटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एनी इन्वेस्टमेंट ग्रेड BBB और हायर बाय एन इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, नहीं ये तो गलत है। ओके, बी क्या बोल रहा है, ए मिनिमम ऑफ AA रेटिंग बाय डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी क्राइसिल द कंपनीज मस्ट हैव, ये बी बोल रहा है कि AA रेटिंग होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बोल रहा है रेटिंग जो है वो AAA ग्रेड रेटिंग होना चाहिए कंपनी का। फॉरेक्स फंड अगर फॉरेन कंपनी में, ट्रेजरी के पास फॉरेक्स फंड है, फॉरेन कंपनी का डेट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कंपनीज का जो रेटिंग होना चाहिए AAA रेटिंग होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी क्या बोल रहा है देख ले, देयर इज नो स्पेसिफिक रेटिंग रिक्वायरमेंट एज लॉन्ग एज इट अप्रूव बाय द बैंक्स बोर्ड, कभी बैंक्स बोर्ड विदाउट रेटिंग वाला में नहीं करेगा अप्रूव। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फॉरेक्स एक्सचेंज, उस सरप्लस फॉरेक्स को फिर इन्वेस्ट करने वाला रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे ही ये भी केस स्टडी है कि नॉस्ट्रो अकाउंट में आइडल फंड पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे करेगा, कैसे उसको मैनेज करेगा। बैंक का नाम है एपेक्स बैंक, जो कि एक नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन करता है, बोल रहा है यूएसडी विथ मेजर कॉरस्पॉन्डेंट बैंक के साथ मेंटेन कर रहा है। ओके, अब उसके पास इतना यूएसडी का फंड है, उसका नॉस्ट्रो अकाउंट में पार्क्ड है। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या है, व्हाट स्पेसिफिक मैकेनिज्म अलाउज एपेक्स बैंक टू अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस ओवरनाइट आइडल फंड इन स्टैंडर्ड नॉस्ट्रो अकाउंट। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि द ऑटोमेटिक स्वैप विंडो विच कन्वर्ट्स द फंड टू हाई यील्ड करेंसी। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है द स्विफ्ट फैसिलिटी, ये वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्विफ्ट फैसिलिटी और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। फॉरवर्ड प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉस्ट्रो अकाउंट्स इनहेरेंटली पे इंटरेस्ट ऑन ऑल बैलेंस, करंट अकाउंट होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, इसमें कोई बैलेंस नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कि इसका बी आंसर करेक्ट होगा, द स्विफ्ट फैसिलिटी और ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी ऑफर्ड बाय द कॉरस्पॉन्डेंट बैंक। तो इसका आंसर वही है कि बी तो है, बैलेंस हेल्ड इन नॉस्ट्रो अकाउंट do not earn any interest by default. However, correspondent bank offer automatic investment facility, also called SWIFT facility, where they invest excess fund held overnight in the money market and pay. तो excess of जो होना चाहिए वो USD $1 लाख होना चाहिए। ओके, इससे ऊपर होगा तो ये ऑटोमेटिक स्विप लग जाता है, कम है तो नहीं लगता है। ये प्रॉब्लम जो है वो रीडिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स के ऊपर है। ओके, पहला ऑप्शन, it is treated strictly as interbank exposure for the regulatory purpose. Okay,
एंड मस्ट बी एक्सक्लूडेड बोल रहा, मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम बैंक्स क्रेडिट पोर्टफोलियो। आरबीआई तो बोलता है इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है, अरे बोल रहा है इंक्लूडेड होना चाहिए, दे एक्सक्लूडेड, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। अरे